हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द फिक्शन फ्री। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हिंदी लिटरेचर बुक जिसका नाम है निर्मला, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी जो है ये एक लड़की के बारे में, निर्मला, जो कि 15 साल की है। इसके पिताजी का नाम है उदय उदय भानुलाल जी, जो कि पेशे से वकील हैं। इनकी एक बहन भी है, निर्मला की बहन कृष्णा, और इनका भाई चंद्र। कृष्णा जो है वो 10 साल की है अभी। और निर्मला और कृष्णा जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत खेला करते थे। एकदम छोटे बच्चों की तरह दोनों खेलते थे। लोगों को परेशान करना इनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब जब निर्मला की शादी तय हो गई है तो वो एकदम शांत हो गई है। ना किसी से बात करती है, ना उसको बाहर खेलने जाने का मन करता है। दूसरी तरफ उदय भानुलाल जी जो है वो अब निर्मला की शादी तय होने से इतने खुश हैं कि वो फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने खटिया बनाने वाले को बुलाया है और तरीके तरीके के खटिये बनवा रहे हैं। मिठाई बनाने वाले को बुलाया है, मिठाई बनवा रहे हैं। और हर हर तरीके की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ निर्मला की शादी हो रही है, बाबू भालचंद्र सिन्हा के घर, जिनके बड़े बेटे भुवन मोहन सिन्हा से निर्मला की शादी होने वाली है, उन्होंने दहेज के लिए एक भी रुपए नहीं मांगे हैं। लेकिन यहाँ पर उदय भानुलाल जी जो है वो उन्हें 10,000 रुपये दहेज देने के लिए राज़ी हैं। कि उन्होंने वैसे तो नहीं मांगा है, लेकिन वो अपने मर्ज़ी से देना चाहते हैं। और यहाँ पर वो ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं कि बारातियों को किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो एक रात उदय भानुलाल और उनकी पत्नी कल्याणी के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है, इस बात को लेकर के कि कल्याणी उन्हें कह देती है कि आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि मेहमानों को कोई कमी नज़र नहीं आएगी। वो तो आते ही हैं कमी ढूंढने के लिए। यहाँ पर उदय भानुलाल बहुत भड़क जाते हैं और दोनों में थोड़ी सी और बहस होती है। यहाँ पर उदय भानुलाल तिलमिलाते हुए कह देते हैं कि मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा। यहाँ पर कल्याणी जी कह देती है ठीक है चले जाइए। तो सुबह उदय भानु जी क्या करते हैं, उठते हैं और अपना एक कुर्ता निकालते हैं और चले जाते हैं गंगा घाट की तरफ। वो सोचते हैं कि वो कुर्ते को नदी में फेंक देंगे तो लोगों को लगेगा कि वो कूद गए हैं गंगा में। वो कुर्ता को फेंकते हैं और जब वापस आ रहे होते हैं तो उनका कोई पीछा कर रहा होता है। जब वो पलट के देखते हैं और पूछते हैं कौन है, तो वो बोलते हैं मैं मतई। ये मतई वही है जो एक हफ्ते पहले ही जेल से रिहा हुआ है, जिसको जेल में डालने वाला इंसान और कोई नहीं, ये वकील साहब ही थे। तो वो क्या करता है, वो इनको वहाँ मार देता है। ऑन द स्पॉट ही वो जा चुके हैं। और अब निर्मला के घर की हालत ऐसी हो गई है कि अब वहाँ खाने के भी पैसे नहीं हैं। उनके सारे काम होने के बाद यहाँ पर कल्याणी बहुत परेशान है कि घर में कुछ भी नहीं है। अब निर्मला की शादी कैसे होगी? निर्मला की शादी तो करनी ही है, क्योंकि ये घर की बड़ी बेटी है और अब वो बहुत बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर वो अपने पंडित मोटे राम को बुलाती है और उनसे सलाह मशवरा करके उन्हें एक पत्र देती है और कहती है कि आप सिन्हा जी के घर चले जाइए और उनसे बात कीजिए कि शादी न रोके। भले ही हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई कमी ना रह जाए। यहाँ पर मोटे राम जो है वो पत्र लेकर के सिन्हा साहब के घर चले जाते हैं। यहाँ पर सिन्हा साहब उन्हें बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। पहले दिन तो कोई बात नहीं होती, लेकिन दूसरे दिन भालचंद्र सिन्हा और उनकी पत्नी रंगीली के बीच में बात हो रही होती है, जहाँ पर वो उन्हें वो पत्र पे दिखाते हैं जिसे कल्याणी ने लिखा है। रंगीली जब इस पत्र को देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और वो अब ये शादी करने के लिए राज़ी है। वो कह देती है कि ठीक है, हम ये शादी कर लेंगे। यहाँ ये लोग शादी के लिए पहले तो बहुत इनकार करते हैं, क्योंकि इन्होंने वैसे तो कुछ नहीं मांगा है दहेज के लिए, लेकिन ये मन ही मन चाहते हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ दहेज मिले। यहाँ पर रंगीली कहती मनाती है अपने पति को कि मत लीजिए इनसे दहेज, इनके परिवार में कुछ नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन भालचंद्र का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। उसी समय क्या होता है, इनके बड़े बेटे जो भुवन मोहन सिन्हा है वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। रंगीली उन्हें रोकती है और पूछती है कि हम बिना दहेज के तुम्हारा शादी कर रहे हैं निर्मला से, क्या तुम इस शादी को करना चाहोगे? यहाँ पर उनके बड़े बेटे और निर्मला ने दोनों ने एक दूसरे की तस्वीर नहीं देखी है अभी तक। यहाँ पर वो लड़का उनको कह देता है कि बिना दहेज की शादी मैं नहीं करूँगा। आप ऐसी जगह मेरी शादी कराइए जहाँ से अच्छे पैसे मिले, जिससे मेरा भी कुछ काम बन पाए।
इतना कह कर के वो अपने काम के लिए निकल जाता है। ये सारी बातें जो हैं वो पंडित जी सुन लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब वो घर आते हैं तो वो कल्याणी को सारी बात बताते हैं कि उन्हें उनको शादी नहीं करनी है, उनको तो पैसे से मतलब है। तो यहाँ पर कल्याणी बहुत निराश हो जाती है। तो पंडित जी दिलासा देते हैं कि मैं जल्दी ही निर्मला के लिए कोई ना कोई लड़का ढूँढ लूँगा, क्योंकि अब उनके भी इज़्ज़त पे बात बनाई थी। तो वो दिन-रात मेहनत करते हैं, एक गाँव जाते हैं, दूसरे गाँव जाते हैं, तीसरे गाँव जाते हैं। गाँव-गाँव जाकर के फ़ोटो बटोर ले आते हैं और यहाँ पर एक कल्याणी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर अंत में वो एक 3 फ़ोटो लेके आते हैं, जिसमें से एक निकलती है मुंशी तोताराम की। वो भी पेशे से वकील हैं, जिनकी उम्र 42 सा मतलब 45 ईयर्स के हैं वो। मेरी हिंदी थोड़ी-सी अच्छी नहीं है। यहाँ पर वो 3 तस्वीर लेके आते हैं, जिसमें से एक मुंशी तोताराम जी की निकलती है, जो कि 45 वर्ष के हैं। इनके 3 बच्चे हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। ये तलाकशुदा हैं। यहाँ पर मोटेराम पंडित जी उन्हें बताते हैं कि इनकी कोई भी डिमांड नहीं है, ये कुछ भी नहीं माँग रहे हैं दहेज में, इनको सिर्फ़ लड़की चाहिए 2 कपड़ों में। यहाँ पर कल्याणी भगवान का नाम लेती है कि उसके नसीब में जो होगा वो देखेंगे, हम इसकी शादी तोताराम से करा देते हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई पैसे नहीं थे। तो अब निर्मला की शादी हो चुकी है तोताराम से। अब यहाँ पर निर्मला जो है वो बच्ची है और वो जो है बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तो निर्मला को समझ नहीं आता कि वो उनसे क्या बात करे। तो शुरुआती दिनों में तो वो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करती है। उसको समझ ही नहीं आता है कि वो अपने बाप की उम्र के लड़के से क्या ही बात करेगी। यहाँ पर तोताराम जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा रिझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तोताराम की एक बहन भी है रुक्मणी, जो कि विधवा है। वो तोताराम के साथ ही रहती है और इनकी एक नौकरानी भी है महरी। रुक्मणी जो है आए दिन निर्मला को किसी न किसी काम के लिए टोकते रहती है, सुनाते रहती है इनडायरेक्टली, जब से वो आई है तब से। हमेशा सुनाती रहती है, क्योंकि जब से शादी हुई है तब से तोताराम जो है वो रुक्मणी को पैसे देना बंद कर दिए हैं और पैसे जो हैं वो निर्मला को देने लगे हैं। अब रुक्मणी के हाथ में तो फाइनेंशियल लेखा-जोखा नहीं है, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि अब उसके हाथ में पैसे नहीं है, अब वो क्या करे? तो वो बच्चों को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे भी समझदार हैं। मनसाराम 16 साल का है, जियाराम 12 साल का है और सियाराम 7 साल का है। सियाराम वही करता है जो जियाराम कहता है और मनसाराम बहुत ही समझदार है, बहुत ही शांत है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। खेल-कूद में भी वो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर निर्मला जो है रुक्मणी की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और तोताराम जो है यहाँ पर निर्मला को बहुत ही ज़्यादा रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके निर्मला से उनकी थोड़ी बहुत बात तो हो सके। यहाँ पर शुरुआती दिनों में तोताराम उसको हमेशा सिनेमा दिखाने ले जाता था, मेला दिखाने ले जाता था, यहाँ-वहाँ घुमाने ले जाता था कि किसी भी तरीके से निर्मला से थोड़ी-सी बातचीत हो सके। तो निर्मला उतना ही बात करती थी, हाँ, ना में ही जवाब देती थी, ज़्यादा कुछ बात नहीं करती थी। धीरे-धीरे जब समय आगे बढ़ता गया, तब मनसाराम, जो 16 साल का बड़ा बेटा है, उसकी और निर्मला की अच्छी बातचीत होने लग गई। वो तीनों बच्चों को बिल्कुल समान प्रेम देती थी, अच्छे से खिलाती-पिलाती थी। हाँ, लेकिन पैसे कम देती थी, उनको मिठाई नहीं खाने देती थी, चॉकलेट के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देती थी। तो यहाँ पर इस बात पे रुक्मणी उनको बहुत ही ज़्यादा ताने कसती थी कि निर्मला जो है बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रही है, इनको बिल्कुल भी कुछ खाने नहीं देती है। इस बात को लेकर के तोताराम को सुनाती भी, लेकिन तोताराम पूरा निर्मला का पक्ष लेते हैं कि वो जो कर रही है, सही कर रही है। यहाँ पर मनसाराम जो है वो निर्मला को इंग्लिश सिखाया करता था। जब ये बात तोताराम को पता चलती है, तो वो थोड़ा-सा जलन की भावना में आ जाते हैं। उनको लगता है, उनके मन में ऐसा भाव आ जाता है कि निर्मला और मनसाराम जो है, वो दोनों सेम ऐज के हैं, तो कहीं इनके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। ये भावना जो है वो उसके मन में आ जाती है। तो वो जभी भी इन दोनों को साथ में देखते थे, तो वो थोड़े-से चिढ़े से रहते थे। ये भाव जो है निर्मला जान जाती है। तो निर्मला क्या करती है, मनसाराम से थोड़ी-सी दूरी बनाने लगती है। जब तोताराम सामने रहते हैं, तो मनसाराम को वो बड़ा ही चिल्लाती है, चीखती है, कुछ भी बोलती है और तोताराम को बोलती भी है कि इस पूरा समय खेलने में रहता है, इसका ध्यान पढ़ाई-लिखाई नहीं करता है, ऐसा-वैसा करके बुराई करती है। मतलब ऐसा बताती है कि उसे मनसाराम में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब वो चले जाते हैं, तब मनसाराम जब खाना नहीं खाता, तो वो भी खाना नहीं खाती, उसका भी मन नहीं लगता।
कि जब मनसाराम घर नहीं आता है उसका भी मन नहीं लगता। दूसरी तरफ जब मनसाराम को पता चलता है कि निर्मला उनसे बात नहीं कर रही है, वो उनकी बुराई वगैरह करती है, तो वो निर्मला से चिढ़ने लगता है कि पता नहीं वो मेरी कंप्लेन क्यों कर रही है मेरे पिताजी से। यहाँ पर मनसाराम भी अब खाना कम खाता है और वो बहुत ही दुबला हो गया है। यहाँ पर तोताराम कई बार मनसाराम को सुना चुका है और उसे हॉस्टल भेजने की धमकी देते रहते हैं। यहाँ पर मनसाराम बोल देते हैं कि ठीक है, आप मुझे हॉस्टल भेज दो। तो एक दिन होता ये है कि मनसाराम को तोताराम फाइनली हॉस्टल भेज देते हैं। सरकारी हॉस्टल में जगह नहीं रहती, स्कूल की सरकारी हॉस्टल में जगह नहीं रहती, लेकिन कैसे भी करके तोताराम जो है जगह बनाने के लिए बोलते हैं और जब अरेंजमेंट हो जाता है तब मनसाराम को वहाँ पर भेज देते हैं, ये बोल करके कि तुम निर्मला की इज्जत नहीं कर रहे हो। हॉस्टल में भी मनसाराम की हालत कुछ अच्छी नहीं है। हॉस्टल पहुँचने के बाद वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा खाता पीता नहीं है, दिन भर पढ़ाई में ही रहता है। जियाराम और सियाराम जो है उसे वक्त बेवक्त मिलने आते रहते हैं, लेकिन मनसाराम उनको बोल के भगा देता है कि जाइए, तुम घर जाइए, नहीं तो मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, निर्मला जी को अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर जब ये लोग घर आते थे तो निर्मला पूछती थी कि क्या तुम अपने बड़े भाई से मिले। यहाँ पर जियाराम और सियाराम बताते हैं कि अब तो भैया की हालत बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, कमरे से निकलते ही नहीं हैं, बात भी नहीं करते हैं, हमको घर भेज देते हैं। यहाँ पर वो अपनी महरी को तरीके तरीके के पकवान बना बना के भेजती भी है मनसाराम के पास, लेकिन वो सारे पकवान जो है मनसाराम वापस भिजवा देता है कि उसे निर्मला के हाथ का कुछ भी नहीं खाना है। दिन गुजरते जा रहे हैं और मनसाराम और निर्मला दोनों की हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पर एक वक्त के बाद जियाराम और सियाराम जब जाते हैं तो वो निर्मला की हालत बताते हैं मनसाराम को। तो यहाँ पर मनसाराम को समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में निर्मला ये सब क्यों कर रही थी, क्योंकि तोताराम जो है वो मनसाराम पर शक कर रहे थे कि निर्मला और उसके बीच में कुछ चल रहा है। ये इस बात जानते ही मनसाराम का तो बिल्कुल दिल दहल जाता है और वो उनको घर जाने के लिए कह देता है और कह देता है कि अब से यहाँ पर मत आना। इसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर मनसाराम की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा उसको बुखार हो जाता है, वो अपने बिस्तर से तक नहीं उठ पाता। ये बात जानने के बाद जब तोताराम उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम घर चलो, तुम्हारा घर में ध्यान रख लेंगे, लेकिन मन ही मन तोताराम नहीं चाहता कि वो घर आए। यहाँ पर मनसाराम मना कर देता है कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा, आप किसी डॉक्टर को बुला दो या फिर आप हो सके तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, लेकिन मैं घर नहीं जाऊँगा। यहाँ पर तोताराम ऐसे तो मना रहे हैं उसको, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो घर आए। यहाँ पर जो हॉस्टल वार्डन है वो भी बोल देता है कि आप इसको ले जाइए, इसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। तो एक दिन तोताराम उसको वहाँ से लेते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, सीधा अस्पताल ले जाते हैं, घर नहीं लेके जाते। और सबको ऐसा बोलते हैं कि मनसाराम कह रहा है कि उसे अस्पताल जाना है, मैं तो उसे घर ला रहा था, लेकिन उसने ही कहा कि उसको घर नहीं जाना है। यहाँ पर वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। यहाँ पर रोज़ तोताराम और रुक्मणी एक एक करके जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन निर्मला नहीं जा पाती। उसका मन तो बहुत है लेकिन वो नहीं जा पाती। वो जब रुक्मणी घर आती है तब उनसे पूछती है कि कैसा है मनसाराम, उसकी हालत कैसी है, कुछ ठीक हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर डॉक्टर से भी तोताराम रोज़ विनती करता है कि प्लीज़ इसका कुछ कीजिए, इसकी हालत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर सिन्हा जो रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं इसका जितना इलाज कर सकता था वो कर सकता था। वो उसे एक सजेशन देते हैं कि हाँ, अगर इसको एक ताज़ा खून मिलेगा तो इसकी जान बच सकती है। 1 हफ़्ता हो चुका है इस बात को। यहाँ पर तोताराम तो बुज़ुर्ग है। जैसे ही निर्मला को ये बात पता चलती है कि उसे एक ताज़े खून की ज़रूरत है, निर्मला दौड़ के अस्पताल जाती है और जैसे ही वो अस्पताल जाती है, तोताराम तो स्तब्ध रह जाता है कि वो अस्पताल में क्या कर रही है। जब मनसाराम उसे देखता है तो वो अपने बिस्तर से तुरंत खड़े हो जाता है और माता जी बोल के उसके चरणों में गिर जाता है और वो रो रो के उससे माफ़ी मांग रहा होता है। ये ये दृश्य देख के तो तोताराम बिल्कुल भी स्तब्ध रह गया था कि ये क्या हो रहा है। तो अगली बार जब खून चढ़ने का प्रोसेस होने वाला होता है, तभी जो है मनसाराम अपने प्राण त्याग चुका होता है। यहाँ पर तोताराम तो बिल्कुल भी टूट चुका था। उसको बिल्कुल भी समझ में आ गया था कि वो जो भी सोच रहा था वो सब गलत था। किसी भी बात में कोई भी दम नहीं था। वो फालतू में अपने बेटे पे शक किया और अपने बेटे को अपने आँखों के सामने जाता हुआ देख रहा था। वो तो बिल्कुल टूट गया था।
यहाँ से तोताराम और सिन्हा, डॉक्टर सिन्हा की जो है वो दोस्ती बढ़ने लगती है। डॉक्टर सिन्हा जो है वो तोताराम के घर आने जाने लगते हैं। तोताराम का बिल्कुल भी मन नहीं लगता अब काम में, वो बिल्कुल भी काम में जाना कम कर चुके हैं, बहुत ही कम जाते हैं। अपने दोनों बच्चे जियाराम और सियाराम को बहुत चीखने चिल्लाने लगे हैं। यहाँ पर डॉक्टर सिन्हा और तोताराम जो है अपना मन बहलाने के लिए बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं और घूम के वापस आ जाते हैं। यहाँ पर जब डॉक्टर सिन्हा आते हैं तोताराम के घर, तो कभी कभी उनकी पत्नी सुधा भी उनके साथ आती है। सुधा को देख के निर्मला को बहुत अच्छा लगता है। इन दोनों की बहुत ही अच्छी बनती है और दोनों आपस में अपने बहुत ही ज़्यादा आचार विचार शेयर करते रहते हैं। तो एक दिन सुधा ने निर्मला से पूछा कि तुम्हारी शादी पंडित जी से मतलब तोताराम जी से कैसे हुई। तो यहाँ पर निर्मला बता देती है कि वैसे तो मेरी शादी कहीं और लग गई थी, किसी सिन्हा परिवार में। निर्मला को कोई डिटेल नहीं पता है, तो बोलती किसी सिन्हा परिवार में मेरी शादी लग गई थी, लेकिन उनको चाहिए था दहेज, जो कि हमारे परिवार नहीं दे पा रहा था, तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और मेरी शादी यहाँ हो गई। यहाँ पर सुधा को थोड़ा सा तो समझ में आ जाता है कि किसकी बात कर रही है, लेकिन वो निर्मला को बताती नहीं है कि क्या बात है, और वो घर वापस आ जाती हैं। प्राण त्याग चुका होता है। यहाँ पर तोताराम तो बिल्कुल भी टूट चुका था। उसको बिल्कुल भी समझ में आ गया था कि वो जो भी सोच। सुधा जब अपने घर आती है तो वो डॉक्टर सिन्हा से पूछती है कि उनकी शादी सुधा के परिवार से पहले किसी से होने वाली थी, तो वहाँ पर उनकी शादी क्यों नहीं हो पाई। यहाँ पर डॉक्टर सिन्हा को कोई ख़ास कारण पता नहीं था, तो यहाँ पर सुधा ही कहती है कि आपकी शादी जो है वो निर्मला से होने वाली थी, लेकिन आपके परिवार वालों ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसके परिवार वाले आपको दहेज नहीं दे रहे थे, और मेरे पिताजी ने आपको अच्छा खासा दहेज दिया है। ये सुनकर जो है डॉक्टर सिन्हा को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिनों बाद निर्मला को पता चलता है कि कृष्णा की शादी तय हो गई है, और वो उसी परिवार में तय हुई है जहाँ पर निर्मला की शादी होने वाली थी। ये जानकर निर्मला जो है कृष्णा से मिलना चाहती थी, और वैसे तो उसके पास कोई ख़ास कपड़े और गहने वगैरह नहीं थे, तो वो उन्हीं गहने को लेके जाती है जिसे वकील साहब ने शादी के समय या शादी के बाद तोहफे में उसे जो गहने दिए थे, वो उन्हीं गहनों को पहनकर सुधा जब अपने घर आती है तो वो टॉकी अपने घर जाती है। यहाँ पर कृष्णा और निर्मला जो है बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देख के, और बहुत देर तक बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। यहाँ पर निर्मला उसे घर गृहस्थी के बारे में सलाह वगैरह भी देती है। कुछ दिनों बाद निर्मला की सखी सुधा भी जो है वो वहाँ पर आ जाती है। ऐसे तो वो पेट से है, तो वो कह देती है कि डॉक्टर सिन्हा और वकील साहब जो है वो बारात में आएंगे, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं बारात में चल सकूं। जिस दिन शादी का होता है उस दिन निर्मला से पूछती है सुधा कि क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। यहाँ यूँ तो निर्मला कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि एक बार तो वो देख ही सकती है कि वो कैसे दिखते थे, लेकिन बारात में वो पहचान नहीं पाती है कि वो कौन थे। तो सुधा जो है वो निर्मला को डॉक्टर सिन्हा से पर्सनली मिलाती है और बताती है कि ये वही हैं जिनसे तुम्हारी शादी होने वाली थी, और अब तुम इन्हें कह सकती हो जो तुम्हें कहना है। लेकिन जिस दिन शादी का होता है, लेकिन निर्मला जो है वो कुछ ना कह करके उनको पैर पकड़ लेती है और उन्हें धन्यवाद देती है कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी कृष्णा से बिना किसी दहेज के कर दी। यहाँ पर सारा शादी का कार्यक्रम होने के बाद जो है सभी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन निर्मला अपने घर नहीं जाती क्योंकि उसको घर जाने का कोई मन नहीं है, क्योंकि घर की स्थिति अब वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। यहाँ पर 1 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन निर्मला अपने घर नहीं जाती है। तो सुधा ही जो है वो निर्मला के घर आ जाती है, और अब जो है लेकिन निर्मला जो है वो कुछ ना कह करके सुधा का बच्चा भी हो गया है। तो ये देख के निर्मला बहुत खुश हो जाती है। सुधा दोनों सखी जो हैं उस बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं। निर्मला तो बिल्कुल उसे अपने बच्चे की तरह ही ध्यान रखती है उसका। किंतु एक दिन ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है। यहाँ पर सुधा डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, और कहती भी है कि मुझे डॉक्टर सिन्हा को ये जानकारी देनी होगी, लेकिन कल्याणी जो है निर्मला की माँ, वो इनकार कर देती है कि नहीं, इसे डॉक्टर के पास मत ले जाओ, इसे नज़र लगी है तो इसे हकीम के पास लेके जाओ, और उन्हें डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देती है, जिस वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वो गुज़र जाता है। ये जब सुधा ये सब देखती है तो उसे बहुत दुख होता है, और वो डॉक्टर सिन्हा को वाक़या
दोनों सखी जो हैं उस बच्चे का जब ये सारा वाक़या बताती है, तब डॉक्टर साहब जो हैं वो आते हैं और सुधा रो रो कर उन्हें सब बताती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन डॉक्टर सिन्हा जो है वो उसे कुछ भी नहीं कहते हैं, उन्हें गले से लगाते हैं और दोनों जो है अपने घर वापस आ जाते हैं। तो अब कुछ समय के बाद जो है निर्मला भी अपने घर आ जाती है और यहाँ पर हालत तो और ख़राब हो चुकी है। लेकिन कुछ महीने बाद ही उनकी बच्ची का जन्म होता है, जो कि बिल्कुल मनसाराम जैसी दिख रही होती है। इसे देख के तो निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उनके पति जो हैं वो बिल्कुल भी उसको देखते नहीं हैं और उसकी तरफ जाते भी नहीं हैं। यहाँ पर उसका ध्यान जो है अब रुक्मणी और निर्मला दोनों मिलकर रखते हैं। रुक्मणी ही बच्ची के साथ खेलती है। यहाँ पर वो कई बार तोताराम को बोलती भी है कि तुम्हें इस लड़की को एक बार देखना चाहिए। तो एक दिन जब वो अपनी बच्ची को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रो देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मनसाराम जैसी दिख रही होती है। अब यहाँ पर जो है उनके वकील साहब को उस लड़की से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और वो जब भी खाते पीते या घर में रहते हैं तब वो उस लड़की के साथ ही रहते हैं और उसी के साथ खेलते हैं। तो एक रोज़ जब वो वकील साहब अपने बच्चे को पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम इस बच्ची के लिए मिठाई लेके आ जाओ, तब जियाराम जो है वो झुंझला कर कह देता है कि आपको हमें पैसे। तो अब कुछ समय के बाद जो है निर्मला भी अपने घर आ जाती है। मिठाई खिलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए आपके पास पैसे हैं, जाइए हम नहीं जाएंगे बाज़ार। और नहीं जाते हैं दोनों बच्चे। जियाराम तो खैर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता था, क्योंकि वो बच्चा है, तो जो जियाराम कहता था वही वो करता था। यहाँ पर बहुत ख़राब लगता है तोताराम को, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। तो एक रोज़ इन सारी चीज़ों से परेशान होकर निर्मला जो है वो सुधा के घर जाती है और सुबह सुबह जाती है। तो इस टाइम जो है सुधा घर पे नहीं थी। तो इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि वो सीधा उसके घर में कमरे में जाती है और जाकर के पलंग में बैठ जाती है। यहाँ पर उसके पति डॉक्टर सिन्हा जो है जब कमरे में आते हैं तो वो तौलिए में होते हैं और वो आकर दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। मिठाई खिलाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए आपके पास पैसे हैं। निर्मला जो है उनको देखी नहीं होती है। तो यहाँ पर जब वो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो एकदम झुंझला के उठ खड़ी होती है कि वो यहाँ कैसे। तो वो बोलती है कि मैंने आपको देखा नहीं था। और वहाँ से जब वो जाने लगती है तो वो पूछती है डॉक्टर से कि सुधा किधर है। तो वो बताते हैं कि वो बाहर गई हुई है, अभी आती ही होगी। तो वो ठीक है करके बाहर निकलने लगती है। इतने में डॉक्टर साहब जो है वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तब तक तुम मुझसे बात कर सकती हो, हमने वैसे भी कभी बात नहीं की है। तो निर्मला इतना घबरा जाती है कि वो अपना हाथ छुड़ाती है और भागने लगती है बाहर की तरफ। इतने में ही सुधा आ जाती है और वो ये निर्मला को बाहर जाते हुए देख लेती है। वो पूछती है कि क्या बात है, तुम इतनी क्यों घबराई हुई हो। लेकिन निर्मला कोई जवाब नहीं देती है और घर की तरफ चली जाती है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद सुधा उसके पास आती है, उससे पूछती है कि क्या बात है। वो भी कुछ नहीं बता रहे हैं, तुम तो बता दो। लेकिन वो कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका रिश्ता किसी भी तरीके से ख़राब हो। सुधा उसको कसम भी देती है, लेकिन निर्मला कोई जवाब नहीं देती। यहाँ पर निर्मला जो उनको देखी नहीं होती है। तो यहाँ पर जब वो सुधा को समझ में आ जाता है और वो वापस घर चली जाती है। और अगले दिन निर्मला को पता चलता है कि सुधा के पति डॉक्टर साहब जो हैं वो चल बसे। ये सुनकर निर्मला को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। वो सुधा के पास जाती है, उसको कंधा देती है। सुधा तो बहुत रो रही थी। तो सारे काम होने के बाद जो सुधा है वो अपने सुधा को समझ में आ जाता है और डॉक्टर साहब के छोटे भाई और कृष्णा के साथ जो है वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ से वो फिर अब कभी नहीं आती। यहाँ पर अब सुधा बिल्कुल अकेली हो चुकी है और अब उसका दुख बांटने के लिए कोई है भी नहीं। और यहाँ पर घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो एक रोज़ क्या होता है, जियाराम जो है वो उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि तुमको अपने घर में चोरी कर लेनी चाहिए। तो अपने दोस्तों के कहने पे आकर निर्मला की जो गहने हैं वो चोरी कर लेता है। जब वो चोरी कर रहा होता है तब निर्मला उसकी परछाई को देख लेती है और चिल्लाती भी है कि कौन है, लेकिन जियाराम जो है कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है और गहने बेच आता है। तो दूसरे दिन जब निर्मला अपने पति को बताती है कि गहने चोरी हो गए हैं, तो तोताराम पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन जब गहने ढूंढते हैं और गहने नहीं मिलते हैं तो उसे यकीन होता है कि हाँ घर में गहने नहीं हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो जब वो पुलिस को इन्फॉर्म करने जाता है और ये बात जब जियाराम को पता चलती है तो वो घर से चला जाता है और इसके बाद वो कभी घर नहीं आता, इस डर में कि पुलिस उसको पकड़ लेगी और उसको जेल में भेज देंगे। वो कभी घर नहीं आता है।
डॉक्टर साहब के छोटे भाई और कृष्णा के साथ जो है वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से वो फिर अब वकील साहब बहुत ज़्यादा टूट गए क्योंकि उनके 2 बच्चे जो हैं वो जा चुके हैं। वो बहुत दुखी हैं कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या पाप कर दिया है कि उनके बच्चे उनसे दूर हो गए, उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये सारे ख़यालात जो है उनको आने लग गए हैं और अब घर की हालत और ख़राब होती जा रही है। घर में अब एक दाना खाना के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। घर में बिल्कुल पैसे आना बंद हो चुके हैं। निर्मला अब इतनी ज़्यादा सख्ती दिखाने लग गई है पैसे बचाने को लेकर के कि अब वो किसी को भी पैसे नहीं देती है, थोड़े थोड़े करके ही वो खर्च करती है। यहाँ पर वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, सबको चीखती चिल्लाती है। तो एक रोज़ वो सियाराम को घी लाने के लिए कहती है, जिस पे सियाराम तो इनकार कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा, आप एक बार में नहीं मानती हो, आप मुझे दोबारा दुकान भेजती ही हो। लेकिन निर्मला उसको बोलती है कि तुमको जाना ही पड़ेगा। तो उसको पैसे देती है और वो जब दुकान जाता है सेठ के पास और वहाँ से घी लेके आता है तो निर्मला देखते ही मना कर देती है कि ये घी ख़राब है, तुम इसे वापस करके आओ। बहुत गुस्सा आता है सियाराम को यहाँ पर। वो सुनाता है लेकिन उसको दोबारा वापस जाना ही पड़ता है। तो दोपहर में वापस जाता है, घी को बदलने के लिए कहता है सेठ जी को। तो सेठ जी तो नहीं मानता कि मैंने तुम्हें ताज़ा घी दिया है। यहाँ पर एक बाबा भी रहता है उधर जो कि ये सब देख रहा होता है। तो वो दुकानदार को बोलता है कि बच्चा परेशान है अपनी माँ से, इसको बदल दो प्लीज़ करके। तो सेठ तो बदल देता है घी और जब सियाराम वापस आ रहा होता है तब बाबा उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलता है बेटा तुम इतने परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? तो इतने में वो सारा बात बता देता है कि मेरी मम्मी मुझे नहीं पसंद करती है, सौतेली माँ है मेरी, और मतलब पापा भी हैं अब जो उसके वो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसको पैसे नहीं देते हैं। ये सारी बातें उसको बताते हैं। तो बाबा यहाँ पर अपना ही कहानी सुनाने लगते हैं कि हाँ मेरे घर में भी ऐसा परेशानी था, तो मैं तो घर से निकल गया और अब मैं बाबा हो गया हूँ और अब मैं अपना जीवन सुखी से जी रहा हूँ। असल में वो जो बाबा हैं वो एक गिरोह के बाबा हैं जो बच्चों को पकड़ के उनसे गंदा काम करवाते हैं। तो यहाँ पर वो सियाराम को भी किडनैप करना चाह रहे थे, लेकिन सियाराम घर वापस आ जाता है घी लेके और घी रख देता है। यहाँ पर निर्मला उसको लकड़ी लाने कहती है क्योंकि घर में लकड़ी नहीं है चूल्हा जलाने के लिए। तो इस बार अब जब सियाराम निकलता है तो अब वो बाबा को ढूंढने निकलता है। वो बाबा को इधर उधर ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते हैं। वो पूछता है इधर सबसे कि यहाँ पर जो बाबा थे वो कहाँ हैं। तो उसे पता चलता है कि वो स्टेशन चले गए हैं। तो वो भागते हुए शाम तक स्टेशन पहुँचता है और ट्रेन में बैठ जाता है और वो चला जाता है। अब यहाँ पर जब शाम को वकील साहब घर आते हैं, वो पूछते हैं निर्मला से कि निर्मला कहाँ है सियाराम। तो निर्मला कह देती कि मैं उनको लकड़ी लेने भेजी थी लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया और अब घर में चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं है। तो यहाँ पर तोताराम जो है वो अपने बच्चे को ढूंढने निकलता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। वो निर्मला को इस बात के लिए सुनाते भी है कि तुम ही उसको पैसे नहीं देती हो इसीलिए वो घर से भाग गया। अब अपने घर कमरे में जाते हैं, संदूक में खोजते हैं तो उनको एक चवन्नी मिलती है जिसको देख के वो खुश हो जाते हैं कि ये पैसे मैं अपने बच्चे को दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन रात भर हो जाती है ढूंढते ढूंढते लेकिन सियाराम कहीं नहीं मिलता। तो वो अपना पोटली बांधते हैं अगले सवेरे और निकल जाते हैं और कहते हैं मैं अपने बच्चे को ढूंढ के ही वापस आऊँगा। और अब वो भी घर नहीं आते हैं। यहाँ पर कोई नहीं है अब घर में, सिर्फ निर्मला, उनकी बच्ची और रुक्मणी ही बच्चे हैं। कई दिन गुजर जाते हैं, कोई भी घर वापस नहीं आता है। तो निर्मला को अब अपना घर बेचना पड़ गया है क्योंकि घर में पैसे ही नहीं हैं। घर बिक जाता है, अच्छे खासे नाम में बिक गया है, ज़्यादा पैसे नहीं मिले हैं इनको। तो ये लोग एक गली के छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही कमरा है। यहाँ पर जो भी बनाती है निर्मला वही रुक्मणी खाती है, अब कुछ भी नहीं बोलती है उसको, उसका साथ देती है, दोनों एक साथ काम करते हैं, बच्ची का ध्यान रखते हैं। तो एक बार क्या होता है, निर्मला को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और उसकी बिल्कुल भी हालत नहीं रहती कि वो कुछ भी काम कर पाए। यहाँ पर रुक्मणी उसका ध्यान रख रही होती है और उनके पास दवाई करने के भी पैसे नहीं होते हैं। यहाँ पर निर्मला रुक्मणी को कह देती है कि आप अब मेरी बच्ची का ध्यान रखिएगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसका एक अच्छी जगह शादी कराना। यहाँ पर रुक्मणी कहती भी है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम भी ठीक हो जाओगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही निर्मला अपना प्राण त्याग देती है। और ये सारा दृश्य देखने जब मोहल्ला वहाँ पर इकट्ठा होता है तब सब सोच ही रहे होते हैं कि अब निर्मला का देह संस्कार कौन करेगा। लेकिन इतने में ही भीड़ में से एक बुज़ुर्ग निकल के आता है जो कि और कोई नहीं तोताराम ही होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपने ये किताब पढ़ी है
तो कमेंट में अपने रिव्यू बताइएगा कि आपको ये बुक पढ़ते हुए कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।